तो हाँ जी, अभी हम लोग हैं रास्ते में। एक्चुअली हुआ ये कि हम लोग बहुत आराम से रुकते और रुकाते आ रहे हैं। इस वज़ह से हमें थोड़ा लंबा टूर हो गया और मुझे लगता है कि जब हम अपनी कार लेके जाएँ या अपना साधन लेके जाएँ ना, तो आराम से मस्त एन्जॉय करते हुए आना चाहिए। वैसे हमारे साथ ना जयदेव भी गया इस बार, तो थोड़े से रिस्पॉन्सिबल ज़्यादा हो गए थे हम लोग, क्योंकि बच्चों को लेके लगता ही है डर। लास्ट टाइम मुझे याद है हम गर्मियों में जयदेव को वैष्णो देवी लेके गए थे और वहाँ पर राजमा राइस खाने की वज़ह से उसको थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो गया था पेट में और इस वजह से वो हॉस्पिटल में बहुत लंबे टाइम तक एडमिट रहा। वैसे मैं दोबारा जयदेव को इस तरीके की कोई भी समस्या क्रिएट होने नहीं दूँगी, क्योंकि ना पिछली बार हम भुगत चुके हैं भई सही बताऊँ तो। फिर रास्ते में हमें स्टॉप लेना था क्योंकि मन कर रहा था कि थोड़ी-सी चाय पी लेते हैं। रास्ते में ना बहुत नींद आ रही थी आज सही बताऊँ तो बीच में गाड़ी लगाई और सो गए और ना सफ़र करते समय थकान हो ही जाती है। वैसे तो हमें थोड़ा-सा सहारा मिल जाता है एक-दूसरे का। अब हम दोनों की आधे से ज़्यादा बात पे बहस यूँ हो जाती है कि आधा रास्ते तुम चलाओगे, अब तुम चलाओगे। जब भी अमन जी मुझे कहते हैं मैं तो साफ मना कर देती हूँ, भाई मुझे नहीं चलानी, मेरे को आराम करना है। भाई जब नहीं आती थी ना चलानी तब बड़ा शौक था चलाने का और जब चलाना सीख गई हूँ ना तब बस यही बात है कि भाई अब नहीं चलाना, अब नहीं चलाना, यही होड़ा-होड़ी रहती है हम दोनों में। लेकिन फिर भी अमन जी को जब नींद आती है तो मुझे ही चलानी पड़ती है। ये छोटी-सी बच्ची इस छोटी-सी दुकान को चलाती है यहाँ पर, जिसमें इनके पास में पेटीज़ थी खाने के लिए अभी ताज़ा आई हुई। तो मैंने सोचा क्यों ना खा ही लेती हूँ एक पेटीज़, भूख भी लग रही थी। जयदेव के लिए हमने दूध की थैली ली इनसे लोटस की और फिर उसके दूध को गर्म करवा के इस कुल्हड़ में हमने दूध पिलाया इसको। थोड़ा सही रहेगा, खुला दूध पिलाने में थोड़ा-सा डर लगता है, स्पेशली बाहर तो। जयदेव के लिए तो ख़ास तौर पर। फिर जयदेव ने एक बिस्किट का पैकेट लिया था तो उसके साथ शेयर करके वो खा रहा था अपने पापा के साथ में और उसके बाद अमन जी और मैंने चाय पी। वैसे मैंने अपनी चाय भी अमन जी को ही दे दी थी लास्ट में, क्योंकि चाय ना इस लड़की ने बहुत कड़क बनाई थी। वैसे बनाई बड़ी अच्छी चाय थी, लेकिन मैं इतनी कड़क नहीं पीती हूँ। उसके बाद में मैं जयदेव को थोड़ा-सा समझा भी रही हूँ। जयदेव कह रहा है कि मेरे बिस्किट के पैकेट पापा पूरा खा जाएँगे। मैं इसे समझा रही हूँ, बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पापा आपको दिलवा सकते हैं तो फिर पापा शेयर नहीं कर सकते? तो ये चीज़ें कई बार ना जयदेव को समझानी भी पड़ती है। और अभी जयदेव बहुत एक्साइटेड है अपने क्रीम वाले बिस्किट खाने के लिए। जल्दी से ना मैं जयदेव को ये अटरम-पटरम चटरम देती ही नहीं हूँ खाने के लिए। आप लोग कमेंट करके बताना कि आप भी अपने बच्चों को इस तरीके से ट्रीट करते हो? और सही बताऊँ ना 5 दिन तक मज़े आ गए भई, गाड़ी में मस्त रज़ाई का गद्दा बना दिया और बढ़िया उस पे सोते हुए आए हैं। मतलब कि जयदेव के साथ मैं भी बीच-बीच में सोई हूँ और जयदेव तो वैसे सोता ही आया है। बच्चों की नींद पूरी हो जाती है ना तो टेंशन नहीं होती है। वैष्णो देवी में क्या हुआ था कि जयदेव ना कंटिन्यू अर्धकुंवारी से भवन तक पैदल गया, हमारे मना करने पे भी, और वो बहुत छोटा था उस टाइम पे, भागता-भागता चला गया। फिर बाद में वहाँ रात को 12-1 बजे बाद में अर्धकुंवारी के दर्शन हुए। उसके बाद में क्या हुआ कि बहुत मतलब दिक्कत हो गई थी सही बताऊँ तो। इतनी बड़ी दिक्कत हो गई थी कि हमें हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ा इसको घर लाकर और सिचुएशन ना कुछ ऐसी ही है। वैसे बहुत सारे लोग ना कमेंट्स कर देते हैं बड़े आसानी से कि इसके बेटे के लिए ऐसा कहती है, वैसा कहती रहती है। अरे भई देखा है मैंने दिन, इसलिए मैं कहती हूँ और वैसे मैं कभी शेयर करूँगी भई, एक समय आने दो। मुझे लगता है कि सही समय पर सही बात बताना ज़्यादा स ज़रूरी है। ऐसे ही बता देना तो व्यर्थ हो जाएगा ना बातों को। उसके बाद में यहाँ पर हम लोग खा रहे थे तो एक चिड़िया थी, छोटी-छोटी सी पक्षी, देखो इनका नाम तो मुझे नहीं पता कि इनको क्या बोलते हैं, लेकिन इस चिड़िया का नाम अगर आपको पता हो ना तो बताना मुझे। तो मैंने इनको मटर के दाने दिए और ये बड़े चाव से भी खा रहे थे। मैंने इनको पेटीज़ के चूरे भी दिए थे, तो स्टार्टिंग में पेटीज़ का चूरा ही दिया था। तो इन्होंने खाया तो मैंने सोचा क्यों ना इनके लिए एक मटर का पैकेट खरीद लेती हूँ, ये खा लेंगे। और ये मज़े से खा रहे थे भाई, पूरा साफ कर गए आखिरी के अंदर तो। और ये 3-4 थे और उससे भी ज़्यादा आ गए उसके बाद में तो, जब ये 1-2 खाने लगे तो। थोड़ा-थोड़ा डर इनको भी लगता है कि कहीं हमें इस तरीके से दाना डालकर पकड़ ना ले। ख़ैर ये तो डरेंगे ही क्योंकि इंसान हो ही इतना क्रूर गया है। उसके बाद में हम लोगों को पानी की ज़रूरत थी, तो 2 बॉटल तो हमारे पास में खाली पड़ी थी ऑलरेडी। तो हमने क्या किया कि दोनों बॉटलों को, पीने का जो पानी है यहाँ पर इन लोगों ने भरा हुआ है, इससे मैंने भर ली। मैंने पूछा था, इन्होंने बताया ये पानी बोरिंग का होता है और जनरली बताऊँ तो मैं हमारे घर पे जो हम पानी पीते हैं वो भी बोरिंग का ही रहता है। लेकिन जयदेव के लिए मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती थी क्योंकि टंकी पता नहीं कितनी साफ़ होगी, क्या होगी। वैसे तो टंकी ढकी हुई थी लेकिन फिर भी मैं जयदेव के लिए बिल्कुल रिस्क लेना पसंद नहीं करती हूँ। तो मैंने क्या किया कि हम दोनों के लिए 2 बोतल पानी की भर ली और उसके बाद में जयदेव के लिए हमने एक नई बोतल खरीद ली। वैसे देखो हम तो बड़े हैं, हमें पच जाता है आराम से पानी, हमें कोई दिक्कत नहीं होती क्योंकि हम लोग घर पे आरओ का पानी नहीं पीते हैं ना, तो नहीं होती। वैसे जो लोग घर आरओ का पानी पीते हैं ना, वो बाहर का पानी जल्दी से नहीं पी पाते हैं। ये समस्या होती ही है भई, आपके साथ ही नहीं, मेरी पीहर की फैमिली वालों के साथ भी यही समस्या होती है। और ये देखो मैं बॉटल भर ली है, जयदेव की बॉटल मैं इसके गेट पे रख दूँगी, जब इसको पीना होगा ये खोल कर, निकाल कर पी लेगा। और यहाँ पर जयदेव अपना
बेड दिखा रहा है सभी को, सब कुछ फैला हुआ है क्योंकि अब हम घर पहुँचने वाले हैं ना, तो गाड़ी का हाल थोड़ा-सा कबाड़ वाला हो चुका है। ख़ैर ये तो आपके साथ भी होता ही होगा, बीच-बीच में हम इन्हें समेटते रहे, जो ब्लैंकेट थे उनको, सब चीज़ों को व्यवस्थित करते रहे, लेकिन क्या होता है कि एंड ऑफ द टाइम यही होता है कि वो सब फैल जाता है अच्छे तरीके से। घर पर आते ही सही बता रही हूँ, घर का हाल देखकर ही असमंजस में पड़ गई, मैं कहाँ से काम शुरू करूँ, कहाँ पे ख़त्म करूँ? क्योंकि मेरे बिना ना घर फैला-फैला हो जाता है। आपको मैं बता देती हूँ, हमारा बहुत बड़ा घर है, तो मम्मी जी अकेले इतना सब कुछ नहीं क मैनेज कर पाती हैं। तो इसीलिए मेरे बिना तो ये समझ लो अधूरे हो जाते हैं घर वाले। फिर उसके बाद में मैंने सबसे पहले तो ना मशीन के राउंड लगाए। अमन जी की सबसे अच्छी आदत है, उनको मैंने पहले ही कह दिया था कि आप गाड़ी का सारा सामान ना ऊपर रख देना ले जाके। तो अमन जी ने बिल्कुल वैसा ही किया। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ सिंगल मतलब चार्जर वगैरह छोटी-मोटी चीज़ें लानी पड़ी एक बार में ही। बाकी मैं कुछ भी लेकर नहीं आई। सारा सामान अमन जी ने चटक-चटक ऊपर जमा दिया था लाके। तो मैंने क्या किया कि उनको कह दिया था कि आप बाल्टी भर दो इससे। तो बाल्टियाँ भर-भर के उन्होंने मशीन में पानी डाल दिया था। अब मैं लगा रही हूँ मशीन के राउंड, क्योंकि भई मशीन से ही कपड़े धोना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी थके हुए आए हैं हम लोग बाहर से और आज तो गाड़ी भी चलाई आपको पता है, तो थकान हो ही जाती है हाथ-पैरों में, और कार चलाते हैं ना तो पैरों में थकान ज़्यादा होती है। क्लच, ब्रेक ये सब दबा-दबा के, और आपको पता ही है कितना जाम मिला था ना हमें बीच-बीच में, तो पैरों में दर्द वास्तव में हो रहा है बहुत ज़्यादा। बाहर वैसे एक्चुअल में नींद पूरी नहीं हो पाती है, क्योंकि गद्दे पे जो सोया था सिर्फ़ जयदेव ही सोया था, हम लोग बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा ही सोए हैं, तो इस वज़ह से दिक्कत होती है, और वहाँ पर भी आपको पता है 15-20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा था, तो इस वज़ह से ये कारण रहा कि थकान बहुत हो गई थी, तो कपड़े सोचा हाथ से ना धो के ऐसे ही धो लेती हूँ मशीन में। जल्दी से सर्फ़ डाला और उसके बाद में मैंने रूम को अरेंज किया। मशीन के राउंड मैंने लगा दिए हैं। जो कपड़े लाइट कलर के हैं उनको मैंने पहले डाला है, और उसके बाद में रूम को अरेंज करना शुरू कर दिया। रूम को अरेंज करने के साथ-साथ मैंने क्या किया कि बेडशीट भी चेंज कर दी दोनों, छोटे पलंग की और बेड की। बेडशीट चेंज करने के बाद मैंने ये हीटर, रूम में भई बहुत जगह बना के बैठा था, अब सर्दियाँ भी चली गई हैं, तो मैंने सोचा कि इसको भी अंदर रख दिया जाए। इसीलिए इसको समेट कर रख रही हूँ। अब नीचे जो इसके पैर हैं ना हीटर के, जो आपको दिख रहे हैं डार्क कलर के, अब क्या है कि इनके पेच खुलेंगे, तो मैंने बिना पेच खोले ही इनको पन्नी में डालना शुरू कर दिया। भाभू भी यहीं बैठी थी और वो पूछ रही थी ये क्या है? भाभू थी ना तब, ये नहीं लाए थे हम, भाभू के जाने के बाद आया था ये हीटर, तो भाभू को पता नहीं था। तो भाभू मुझसे पूछ रही थी। ख़ैर मुझे बहुत अच्छा लगा, अचानक से भाभू मुझे दिखी और मुझे सच्ची में बहुत प्यारा सरप्राइज़ मिल गया घर पे आते ही। जयदेव और मैं तो बहुत इंतज़ार करते हैं भाभू का कि कब आएँगी भाभू, लेकिन भाभू क्या है कि कभी कहाँ चले ही जाते हैं। जैसे कि कभी वो अपने भाई के घर रहने चले जाते हैं, और कभी वो अपने मतलब भाई-भाभी के पास, उसके बाद में वो अपने दूसरे बेटों के पास रहने चले जाते हैं। तो बाबू के पास क्या बहुत सारे ऑप्शन है रहने के लिए, तो बाबू क्या इधर-उधर घूमती रहती है और बाबू का मन भी लगता रहता है इस तरीके से। तो हम लोग इस बार बाबू हमारे पास आ गई, तो मुझे नहीं पता था कि बाबू आ गई। हम जब गए थे ना, तब उस बीच में मम्मी जी से मेरी कंटिन्यू बात भी हो रही थी, क्योंकि मम्मी जी को बहुत टेंशन रहती है जब भी हम कहीं जाते हैं तो, और स्पेशली हम कार लेके जाते हैं तो मम्मी जी को होती ही है टेंशन। वैसे जब एक्सीडेंट हुआ था ना कार का, तो मैंने मम्मी जी को बिल्कुल नहीं बताया था कि हम लोगों की कार का एक्सीडेंट भी हो गया है, नहीं तो वो और चिंता कर लेती। और कंटिन्यूअसली सुबह शाम कॉल आता ही था उनका, और कई बार तो दिन में 3 बार भी हो जाता था। तो इस तरीके से उनसे बातचीत हो रही थी, लेकिन फिर भी किसी ने नहीं बताया कि भाभू आ गई है। फिर यहाँ पर जयदेव को आप देख सकते हो, अभी भी ये नहीं नहाया है क्योंकि मैं कामों में लगी हुई हूँ। इसको मैं आखिरी में नहलाऊँगी, क्योंकि ना ये भी बाहर से आया है तो थोड़ा अलग ही लेवल की थकान रहती है। और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं इसको शर्म नहीं आती, आदमियों की जैसे खड़ी रहती है जेब में हाथ डाल के। अरे भाई क्या हो गया? इसमें आदमी और औरत क्या स्पेशल होते हैं क्या? अब कपड़े भी मैंने कुछ गलत नहीं पहने, बहुत सारे लोग कह रहे थे कपड़े ढंग के पहनो, कपड़े अच्छे नहीं पहन रखे आपने। मुझे ये समझ नहीं आता भाई कपड़ों से क्यों जज करते हो आप किसी को? अब हम सफ़र में गए थे तो इसी तरीके के कपड़े पहनेंगे ना, वैसे तो मैं जनरली मेरे मन से ही कुर्ता और पजामा ही पहनती हूँ घर में अधिकतर, लेकिन सफ़र में मैंने स्पेशली ये इसीलिए पहना है लोअर टी-शर्ट कि जिससे कि मैं कंफर्टेबली कार ड्राइव कर सकूँ। कोई बात नहीं, ख़ैर सबकी अपनी-अपनी सोच होती है, मेरी अपनी सोच थी तो मैंने पहन लिया, और मुझे लगता है कि मैं अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ। ख़ैर छोड़ो अब सारी बातों को, किसी को समझाना ना बेकार है। कुछ लोग क्या है कि दूसरों पर सिर्फ़ उँगली उठाना ही जानते हैं। मैंने एक चीज़ और नोटिस करी है, जो लोग ना अलग तरह के कंटेंट बनाते हैं, जिनकी मदर इन लॉ बहुत अच्छे से घर का काम कर रही है, बहू आराम कर रही है, तो लोग उनको भी नहीं छोड़ते। उनको कहते हैं कि ना बहू लाई है तो फिर एक नौकरानी की तरह तो खुद काम कर रही है ये वो। और यहाँ पर बहू अगर पूरा घर सँभाल रही है तो उसको बोल रहे हैं कि नौकरानी है, ये तो नौकरानी है, सास को शर्म नहीं आती, सास काम नहीं करती। अरे भई किसी को तो कहीं तो जीने दो। मतलब यहाँ तक कि
किसी ने अपना बच्चा खो दिया, किसी ने क्या कर दिया सोशल मीडिया पे, तो उसपे भी आप लोग जाके कमेंट करते हो कि ये तो ऐसी है, ये तो हँस रही है। अरे भई, उसको हँसने का भी राइट नहीं है। वो अपने बच्चे को अगर हँसते-हँसते विदा कर रही है, तो इसमें समस्या क्या हो रही है? पता नहीं लोगों की सोच इतनी नीचे कैसे गिर जाती है। और आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ इस टॉपिक पर। जो समझ गया वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। लेकिन आप लोग बताओ मुझे कि ऐसा करना चाहिए लोगों को? नहीं करना चाहिए ना। आप समझ सकते हो कि मतलब ज़रूरी थोड़ा है सोशल मीडिया पे आके सामने वाला आपको आंसू दिखाए, हमेशा आंसू दिखाए, हमेशा रो रो कर आपके सामने मतलब नाटक करे, ये थोड़ा ना होता है कोई। भाई हर किसी की फीलिंग्स भी होती है, किसी ने अपना बच्चा खोया है, उस पे आप कमेंट कर रहे हो जाके। तो मुझे तो ये महसूस हो चुका है भाई कि ऐसे लोग ना किसी को जीने नहीं देते। उनको खुद के जीवन का कोई होश नहीं होता। दूसरों के जीवन में जाके इस तरीके से मतलब बोलना, किसी का दिल दुखाना, अच्छा नहीं कर रहे हो आप लोग। कोई मतलब नहीं है ऐसी स्थिति में गुम जाके आने में। कोई भी मतलब नहीं है। थोड़ा सोच समझ के तो बोलो एटलीस्ट किसी को बोल रहे हो तो। ख़ैर मेरा तो इतना ही है कि किसी को भी कुछ बोलो तो सोच समझ के बोलो, सामने वाले का दिल ना दुखे। और भई अगर मैं मर्दों जैसे लगती हूँ तो कोई बात नहीं, ये आपका नज़रिया है। लेकिन मेरे पति का नज़रिया मेरे लिए बहुत अच्छा है, मेरी फ़ैमिली का नज़रिया मेरे लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद में मैंने इस हीटर को ना पैक कर दिया और फिर डस्टिंग करी पूरे घर की। तो अरे पीछे की तरफ देख रहे हो हैप्पी बर्थडे का जो ये टैग जो है छोटे-छोटे जो कार्ड्स को जोड़कर हमने धागे में बाँध के हैप्पी बर्थडे का जो ये बैनर लगाया था ना, ये अभी भी लगा हुआ है। क्योंकि हम लोग जयदेव का इमरजेंसी में बर्थडे में केक कट के करके चले गए थे। और आपको पता है कि जयदेव अपने दादाजी और माँ के साथ केक कट नहीं कर पाए क्योंकि वो गाँव गए हुए थे और हमें निकलना था जल्दी, इस वज़ह से हम नहीं कटवा पाए केक उनके साथ में। उसके बाद ये भालू जिसकी अभी तक गर्दन ठीक नहीं हुई है, क्योंकि जिससे मैंने गर्दन ठीक करवाने के लिए दी थी ना, उन्होंने मुझे रेट बताई 250-300 रुपए। सिर्फ़ इतना सा टाका लगाने के 250-300 रुपए ले रहे हैं, भई शर्म करो। ख़ैर इसमें शर्म की तो क्या बात है, वो अपना धंधा कर रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत महँगा लगा, इसीलिए मैंने उनसे नहीं करवाया। भाभू को देखो भई, जब भी मैं झाड़ू लगाती हूँ ना, इस तरीके से घूमती रहती है मस्त, इनको कोई मतलब नहीं है भई ये झाड़ू लगा रही है। लेकिन मेरी ना आदत है, मैं कहती नहीं हूँ, अब देखना भाभू अभी तो बाहर जाके आएगी और फिर वापस से आके बैठ जाएगी। तो ना मुझे ना बिल्कुल दिक्कत नहीं होती। पहले मेरा नेचर ऐसा था कि कोई अगर झाड़ू और पोछे में चल जाए ना, तो भाई मैं बहुत डाँट देती थी उनको और रोने लग जाती थी कई बार तो, कि मेरे झाड़ू पोछे में चल गए, मेरे को झाड़ू पोछा नहीं लगाने दे रहे, ये नहीं करने दे रहे। लेकिन अब नहीं करती मैं ऐसा बिल्कुल भी। ठीक है, चलने दो, क्या दिक्कत है, अपना झाड़ू पोछा लगाओ और फ्री हो जाओ, बस दिमाग मत लगाओ इतना। यही सुखी रहने के सबसे अच्छे उपाय बता रही हूँ मैं आपको। उसके बाद में यहाँ पर मैं इस टेबल को खिसका कर सब चीज़ों को अच्छे से व्यवस्थित करके मैंने पूरे घर में बढ़िया झाड़ू लगाई। और झाड़ू देखो कि छोटी-सी हो गई। दीदी कह भी रही थी मेरी नंद कि भई भाभी आप नई झाड़ू ले लेते, रखी हुई है। लेकिन मैंने नहीं ली। बाबू को देखो भई इतना ऊपर उन्होंने घाघरा कर लिया, जैसे तो कोई सारा कचरा उनके पैरों में घुस जाने वाला है। और ये ना बाबू की शुरू से ही नेचर है। ख़ैर बाबू की बहुत सारी आदतें ऐसी हैं जो मुझे बड़े अजीब भी लगती है कई बार। लेकिन ठीक है यार, बड़े बूढ़े ऐसे ही होते हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, कभी शेयर करूँगी भाभू की कुछ आदतें आपको और बहुत हँसी भी आने वाली है आपको। उसके बाद में यहाँ पर भाभू बैठ गई और मुझे बिल्कुल देख रही है। भई आप विश्वास नहीं करोगे, जब भी मैं कोई काम करती हूँ तो भाभू क्या करती है, चीज़ों को बोलती रहेगी, ऐसे नहीं है, इसको कर ले, ऐसे कर ले। उस उनको ये नहीं पता भई ये काम कर रही है तो इस काम के बीच में वो काम कैसे करेगी। भाभू मुझसे सारी डिटेल पूछती है, इस पोछे को तूने धो लिया था ना, ऐसे क्यों कर रही है, इस तरीके से पैर क्यों रख रही है, ये वो 10 चीज़ें पूछेगी भाभू मुझसे। और फिर मैं उन्हीं चीज़ों का जवाब भी भाभू को देती हूँ। और कई बार तो जवाब ना भाभू ढंग से सुनती ही नहीं है। तो फिर मुझे क्या होता है कि वापस से जवाब देना पड़ता है और कई बार तो 3-3 बार जवाब देना पड़ जाता है। अब आपको एक बात बताती हूँ। अभी आज क्या हुआ कि मैंने कपड़े धोए, कपड़े धोने के बाद मैंने सब कपड़ों को एक जगह ढेर रख दिया। तो भाभू कहने लगी कि इनको अभी सुखा दे, अभी सुखा दे, अभी सुखा दे, धूप आ जाएगी। मैं कहा भाभू अभी थोड़ा ना धूप आएगी, अब तो कल आएगी धूप, अब तो अंधेरा होने वाला है थोड़ी देर बाद में। वैसे आज मैं बहुत लेट हो गई थी काम करने में, क्योंकि घर का सारा काम फैला पड़ा था। वैसे झाड़ू मेरी नंद ने लगा दी थी, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कितना कचरा निकला है उसके बाद भी। तो उसके बाद मैंने पूरे घर में झाड़ू लगाई और फिर पोछा लगाया। इस तरीके से साफ-सुथरा पोछा लगाने के बाद ना अलग ही सुकून मिल रहा था घर को देखकर। और मैं चल जाती हूँ तो इस तरीके से गंदा हो जाता है घर, क्योंकि इस वाले फ्लोर पर ना पोछा जल्दी से कोई नहीं लगाता, झाड़ू फिर भी लग जाती है। बाकी और फ्लोर्स पर सब काम हो जाते हैं, लेकिन इस वाले फ्लोर पे इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हमारा घर बहुत बड़ा है, मम्मी जी अकेले कितना करेंगी। फिर झाड़ू पोछा करने के बाद मैं आ गई बाथरूम में, क्योंकि मुझे कपड़े खंगोलने थे। जितने भी कपड़े थे वो मैंने धो लिए थे, शाम को पानी आया ना जब मैंने इन कपड़ों को खंगोलना चालू किया, एकदम गुनगुना पानी था, बिल्कुल भी सर्दी नहीं लग रही थी। और आप देख सकते हो इस तरीके से मैं कपड़े धो-धो कर इस टब में डालती जा रही हूँ। और आप लोग कमेंट करके बताना कि आप भी ऐसे ही धोते हो? आपको दिखने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये कपड़े बढ़िया साफ धुल हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखो भी ज़्यादा चतराई करने से क्या है कि इंसान खुद परेशान रहता है, तो मैं इतना दिमाग नहीं लगाती हूँ। जैसे चीज़ें मैनेज हो जाती है वैसे मैनेज कर लेती हूँ। फिर मैं इस तरीके से कपड़े धोती हूँ जैसे कि एक मैंने
सेलेक्ट कर लिए कि हाँ इतने कपड़े हैं, फिर उन कपड़ों को मैं सेलेक्ट करके इस तरीके से खंगोल-खंगोल कर बाल्टी से निकालती रहूँगी। फिर क्या करती हूँ कि रेल बना देती हूँ। जैसे कि एक राउंड वो ले लिया, अब दूसरा राउंड इन कपड़ों को जगह और ये पानी बिल्कुल मैला हो गया, तो ही इसे धुलती हूँ, ऐसे वेस्ट नहीं करती मैं पानी। ये मेरी शुरू से ही आदत है, ये देखो। अभी पानी आप देख सकते हो कितना मैला हो गया था सर्फ़ का, तो ये पानी मैंने इन कपड़ों पर ही डाल दिया जिससे कि कपड़ों का सर्फ़ और निकल जाए। क्योंकि कपड़ों से तो कम ही है सर्फ़ इस पानी के अंदर। फिर उसके बाद में मैं इस तरीके से राउंड बाय राउंड कपड़े झकोलती रहती हूँ। आप लोग कमेंट करके बताना आप कैसे झकोलते हो कपड़े? पहले क्या होता था कि मैं ड्रायर के अंदर ही झकोल लेती थी। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं करती क्योंकि ड्रायर के अंदर क्या है कि नल चला दो और कपड़े ड्रायर चला दो, फिर कपड़े खंगुल जाएगा, पानी डलता रहेगा उसके अंदर, तो अच्छे खंगुल जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि कपड़े ना इस तरीके से खंगुलते हैं कि उनमें सर्फ़ लगा रह जाता है। गीले कपड़ों में तो अब सर्फ़ का पता नहीं चलता क्योंकि वो पूरा पानी में मेल्ट होके झाग बन जाता है। लेकिन जब कपड़े सूख कर आते हैं ना, तो उन कपड़ों को जब ढेर करके तुम समेटोगे ना तो इतने ऐसे फिर झाड़ू लगाओ फर्श पे, फिर आपको पाउडर फ़ॉर्म जैसा दिखेगा। तो इस वज़ह से क्या है कि मैं कपड़ों को हाथ से ही खंगोलने लग गई, वरना मैं पहले इस तरीके से बिल्कुल नहीं खंगोलती थी, ड्रायर में ही खंगोलती थी। लेकिन कई बार क्या है कि इस मैंने ये चीज़ देखी तो फिर मेरे को समझ में आया कि ये तो पूरा पाउडर निकल रहा है सर्फ़ से कपड़ों का, तो इससे कपड़े भी खराब होते हैं, सर्फ़ कपड़ों में रह जाता है तो। इससे बढ़िया है कि कपड़ों को साफ-सुथरा करके हाथ से ही धो लो। चलो भई ब्लैंकेट जो हम लोग लेके गए थे ना वहाँ पे सामान, वो सारे कपड़े मैंने धो डाले। ज़रूरी भी थे भई, पूरा मतलब फैला पड़ा था सारा मामला। घर आके बेडशीटें वगैरह और चीज़ें भी धोई। आज कपड़े ना वास्तव में बहुत सारे हो गए थे, लेकिन धो लिए आराम से। ख़ैर झुकते हैं जब अपनी टी-शर्ट थोड़ी-सी ऊपर हो ही जाती है कई बार, आप माफ़ कर दीजिएगा मेरा, आप गलत समझोगे कि हाँ, मैं जानबूझ के ऐसा कर रही हूँ, लेकिन झुकने की वज़ह से टी-शर्ट थोड़ी-सी ऊपर हो गई, तो आप बिल्कुल माइंड मत कीजिएगा। और मुझे बताओ कि भई कपड़ों में प्रॉब्लम क्या है? हम साड़ी पहनते हैं तब भी इतनी कमर तो दिखती ही है ना हमारी। ख़ैर अब वो तो सबका अपना-अपना नज़रिया होता है, लेकिन मैं फिर भी कह रही हूँ कि आप माइंड मत कीजिएगा। लो भई, इस तरीके से ये दोनों कंबल तो मैंने धो दिए और ये कंबल ना इतनी गरम रहती है ना, मैं क्या ही बताऊँ आपको। एक छोटी बेडशीट, शॉल, जो बड़े कपड़े हैं ना वो मैं पहले ले रही हूँ, जिससे कि सब कपड़े फिर मुझे कम दिखे और छोटे कपड़े दिखे तो मैं जल्दी और धो लूँ। इस तरीके से मैं मैनेज कर लूँ और आज साबुन के टब में कपड़े नहीं धोकर मैं ऐसे ही खंगोल रही हूँ। इतने सारे कपड़े हो गए लेकिन एक-एक करके मैं धो ही दूँगी इनको। भाभू मुझे यही कह रही थी कि तन थकान को नहीं हो रही? मतलब कि मुझे थकान नहीं हो रही क्या? मैंने कहा नहीं बाबू, इतनी नहीं हो रही क्योंकि काम दिख रहा है ना इसलिए। तो इस वज़ह से मैंने मतलब सारे काम चटक-चटक निपटाने शुरू कर दिए। भाभू को तो टेंशन हो रही थी कि कहीं मैं ज़्यादा बीमार नहीं पड़ जाऊँ क्योंकि आज अमन जी की तबीयत थोड़ी-सी नरम थी। लेकिन घर पर आते ही वो फ्रेश-व्रेश हुए, उसके बाद में वो सीधा ऑफ़िस निकल गए। देखो, वैसे देखा जाए तो बिज़नेस खुद का बिज़नेस होता है उसकी भी बात अलग होती है लेकिन उसमें इतनी छुट्टियाँ भी नहीं कर पाते हैं इंसान। लेकिन मैं तो ये मानती हूँ भई पहले अपनी लाइफ़ में शरीर सही होना ज़रूरी है, दूसरा अगर अपनी लाइफ़ में हम एन्जॉय नहीं कर पाए और दिन ज़िंदगी भर कमाने में ही रह गए, तो फिर उस जीवन का भी कोई मतलब नहीं है ना। तो मुझे लगता है कभी-कभी छुट्टी करके ना जाना चाहिए और कई बार ना पापा जी सँभाल लेते हैं और कई बार पीछे से बिल्कुल नहीं सँभालते। तो ये वाली समस्या हमारे साथ में रहती ही है। ख़ैर आप लोग कमेंट करके बताना कि आप भी सफ़र से आते ही इस तरीके से कपड़े धोते हो या फिर उन कपड़ों को रख देते हो फिर 2 दिन बाद में धोते हो। देखो मैं तो आते ही कपड़ों के इनके घर के कामों में इनमें लग गई क्योंकि मुझे ना घर फैला हुआ बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और इस तरीके से आराम से बैठकर मैं कपड़े खंगोल रही हूँ, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो रही है। वैसे थकान तो इस बार मुझे भी हो रही है लेकिन अमन जी को मुझसे ज़्यादा हो रही है। तो लेकिन फिर भी यही है कि भई ये छोड़ नहीं सकती काम, इस इन कपड़ों को खंगोलना ये सब करना बहुत ज़रूरी है। साथ के साथ मैंने टी टेबल का कवर भी ले लिया, जो सेंटर टेबल होती है ना उसका कवर, गंदा हो गया था लास्ट टाइम जयदेव ने क्या किया कि बबल्स का जो वाटर है ना वो उस पे गिरा दिया था। तो उसको मैं उस टाइम तो थोड़ा-सा धो के चली गई थी लेकिन उसमें से स्मेल आ रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको इस तरीके से मशीन में धो लेती हूँ तो सारी स्मेल चली जाएगी। और जयदेव ना बहुत खोखला है भई सही बताऊँ तो। सफ़र में भी हमें थोड़ा-सा उसने तंग किया था। तंग कैसे किया बताती हूँ आपको। हुआ ऐसा है कि हम लोग जब नहाने के लिए संगम पर जाने वाले थे ना तो मैं जयदेव को पूछने लगी थी, "जयदेव आपको फ्रेश होना है?" मतलब आप विश्वास नहीं करोगे कम से कम भी 50 बार पूछ लिया था मैंने। संगम पे पहुँचे उससे जस्ट पहले भी 10 से 15 बार पूछ लिया था। तो जयदेव बोलता नहीं, नहीं मुझे बिल्कुल प्रेशर नहीं बन रहा। फिर जैसे ही हम वहाँ जाके सोचने लगे ना कि हाँ भई अब इस तरीके से पन्नी बिछा लेते हैं, यहाँ डुबकी लगा लेंगे ऐसे करके, उतने में जयदेव बोलता है मुझे बहुत तेज़ हाई प्रेशर आ गया, मुझे फ्रेश होना है। अरे भाई साहब, हम भागे उसे लेकर वापस इतनी दूर और बहुत थकान हो गई थी सही बताऊँ उसको गोदी लेकर और ज़्यादा चलवा भी नहीं सकते थे क्योंकि घर पे खेल-कूद करे कोई बात नहीं लेकिन भई बाहर अगर सफ़र में भी बीमार पड़ जाए ना, थकान हो के तो हमें दिक्कत हो सकती थी बहुत बड़ी। इसलिए हमने इतनी रिस्क नहीं ली। आधे टाइम उसे गोदी में रखा और थोड़ा-सा ही चलाया था बस। और आपको पता ही है आधे टाइम तो हमें पुलिस वालों ने बिठा लिया था अपनी गाड़ी में क्योंकि हमने उनकी गाड़ी मिट्टी के बूढ़े में से फँसी हुई गाड़ी को निकाला था। वो भी 2 मिनट के अंदर। सही में वो कह रहे थे हम 2 घंटे तक परेशान हो रहे थे लेकिन 2 मिनट में आपने निकाल दिया। और उन्होंने ये थैंक यू कहने का उनका तरीका था कि उन्होंने हमें संगम तक छोड़ दिया।
फिर क्या हुआ कि जयदेव का ने इस तरीके से हमें तंग किया और उसके बाद में जयदेव नहाते हुए सो गया था थोड़ी-सी देर में ही। मतलब हमने हमारे कपड़े थैली में डालकर बैग में रखे, इतने में जयदेव खड़ा-खड़ा ही मतलब हमें पकड़ के सोने लग गया था। तो और हम लोग भी थोड़ा-सा थके हुए थे क्योंकि हो ही जाती है फिर थकान सफ़र के अंदर। उसके बाद में ना हम लोग क्या है कि जयदेव को गोदी लेके गए, मतलब बहुत परेशान हुए थे हम, 20 किलोमीटर चलना था, बहुत चीज़ें थी तो इस चक्कर से क्या ज़्यादा परेशान हो गए। और सारे कपड़े फाइनली मैंने धो दिए हैं, शाम हो गई है और अंधेरा ही हो गया आज तो वही काम करते-करते, क्योंकि काम ही इतना ज़्यादा हो गया था आज। ख़ैर कोई बात नहीं, कल से पर्टिकुलर रूटीन चलने वाला है, आपके साथ मैं अपना डेली रूटीन शेयर करूँगी, जो मेरी डेली की दैनिक दिनचर्या है वो। और ये देखो जयदेव इनके हाथ लगा रहा है, फिर मैंने इसे थोड़ा-सा डाँटा क्योंकि जूते-चप्पल भी मैंने धो दिए थे भई, बाहर जाकर आए हैं, जूते-चप्पल ना धोए ना तो यूँ लगता है कि भई गंदे पड़े हैं, क्या ही अच्छा नहीं लगता मुझे देखकर। ख़ैर बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि आप जिन कपड़ों में गए थे, उन कपड़ों में फ्रेश भी हुए और नहा भी लिए। देखो यही होता है सफ़र में, अब आप खुद बताओ क्या करें हम लोग? कहाँ से कपड़े बदले? हम एक-एक जोड़ी अपनी लेके गए थे, ज़्यादा कपड़े हम नहीं लेके गए थे, तो इस वज़ह से ये समस्या हुई, लेकिन कोई बात नहीं, मन साफ़ होना चाहिए। चाहे मन में अगर मैल भरा हो और कितनी भी गोते लगा लो संगम में जाके, तो वो मन साफ वैसे होगा, अपने अपने मन से होगा वो साफ, अपने अंदर से अपन सोचेंगे तब साफ होगा। इस तरीके से कमियां निकालना बंद करो किसी के अंदर। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि भाई हम संगम में जाके आए, डुबकी लगा कर आए, और मैं पहली बार गई थी। और आप लोग कमेंट करके बताना कि आप कितनी बार गए हो। उसके बाद में यहाँ पर मैं अमन जी के लिए पानी गर्म करूंगी, क्योंकि ना उनकी थोड़ी तबीयत नरम हो रही है, और वो ऑफिस मतलब घर पर आए थे ना, तब सीधे ऑफिस चले गए थे, तो इस वजह से वो नहाकर भी नहीं गए थे, तो उनको अब घर पे आके, ऑफ़िस से घर पे आने के बाद उनको नहाना था, तो मैंने उनके लिए पानी गरम चढ़ा दिया। गरम पानी से नहाएँगे ना, थोड़ी थकान दूर हो जाएगी उनकी, उनको भी थोड़ा अच्छा लगेगा और साफ-सुथरे तरीके से नहा भी लेंगे। उस तरीके से मैं सिंक में से पानी भर रही हूँ और किचन में ही बड़े भगोने में पानी गरम करूँगी। कई बार हम लोग चूल्हे पे भी कर लेते हैं पानी गरम, लेकिन अभी रात का समय है तो चूल्हा कौन जलाएगा, इसलिए मैंने गैस पर पानी गरम करना सही समझा। वैसे आप लोग कमेंट करके बताना आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं? अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना। अब मैं आपसे कल मिलती हूँ, मुझे इजाज़त दो जाने के लिए। अब मैं आपसे कल मिलती हूँ एक नए दिन और एक नए व्लॉग के साथ। अरे हाँ, हाँ, मैं आपको बताना भूल गई कि मैंने खाने में क्या खाया। देखो हमारे घर में सब्ज़ी नहीं बनी थी आज, तो मम्मी जी ने बनाई थी बाजरे की कढ़ी, नहीं, 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 बाजरे की नहीं बनाई थी, दलिए की कढ़ी बनाई थी, और इतनी टेस्टी कढ़ी नहीं, राबड़ी, सॉरी राबड़ी। तो राबड़ी बनी थी हमारे घर पे, राबड़ी के साथ रोटी, भाई साहब कितनी टेस्टी लगी, सही बता रही हूँ, बहुत टेस्टी लगी थी। अमन जी के लिए पानी गरम करा, उसके बाद में मैंने चेक किया कि न टंकियों में कितना पानी है, और अभी मैं भी नहा कर आई हूँ थोड़ी देर पहले ही, सर धोया है मैंने। सफ़र से आने के बाद एक बार नहा लेते हैं तो सुकून अलग ही मिलता है, थकान ही उतर जाती है, और नहाने में बहुत टाइम लग गया था मुझे, क्योंकि भई बाहर नहा रहे थे दिन से, तो एडजस्ट नहीं हो पा रहा था, इस वज़ह से ये चीज़ हुई। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, मैं यहाँ पर खाना खा रही हूँ, राबड़ी और रोटी। एकदम सिंपल और एकदम देसी खाना, बहुत ही टेस्टी खाना। आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको मेरी देसी देसी और दैनिक दिनचर्या कैसी लगती हैं, और आप अच्छे-अच्छे कमेंट्स करना प्लीज़, नेगेटिव कमेंट्स बिल्कुल मत करना। और आप सभी अपना ख़्याल रखना। अगर आप अभी तक आप भी कुंभ के मेले में नहीं जाकर आए हो, तो शायद ये और आगे खिसकने वाला है, थोड़ा लंबे समय तक चलेगा कुंभ का मेला, तो आप एक बार ज़रूर जाके आना। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा सुकून मिलेगा, और जो अभी नहीं जा पाए तो कोई बात नहीं, 3 साल बाद वापस से लगेगा। ये जो 4 मेले लगेंगे ना, ये भी 144 साल बाद ही आएँगे। तो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये चारों मेले पूरे हो जाएँगे ना 3-3 साल के गैप में, तब जाकर 144 साल की जो 4 मेलों की चेन है ना, वो पूरी कंप्लीट होगी। तो आप अगले साल भी जा सकते हो। चलिए कल मिलती हूँ, अपना ख़्याल रखिएगा। बाय-बाय, और हाँ, बाय-बाय।